जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी, और सत्ता की साझेदारी में क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये चीज़ को हमें पढ़ना, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी जानना। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में हम और आप जानते हैं, ठीक है। हम इसमें पहला पॉइंट है सत्ता में साझेदारी के संकल्प। संकल्प क्यों है, ठीक है। संकल्प हम लोकतंत्र में हम देखें इससे पहले कि अनेक जितने भी लोकतांत्रिक देश है, जो भी देश है, वहाँ पर सत्ता की साझेदारी देखने को मिलता है, क्योंकि हर देश में किसी न किसी रूप में अनेक प्रकार के विविधता या विभिन्नताएं पाई जाती है। क्षेत्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, किसी न किसी स्तर पर वहाँ पर अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलता है। अगर हम इन समस्याओं से समाधान चाहिए तो हमें सत्ता में साझेदारी आवश्यक है। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हुई तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, क्योंकि हर देश में कहीं बहुल है, कुछ अल्पमत में है। तो अगर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी, इस प्रकार साझेदारी नहीं होगी, तो एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं होगा और समस्याएं अनेक प्रकार की होगी। तो हम देखते हैं सत्ता में साझेदारी के संकल्प में सभी लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दे, मसले और निर्णयों को प्रभावित एवं निर्माण करने के अधिकार सभी के पास होना चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए, न कि किसी एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जैसा हम देखते हैं सभी लोग चाहता है कि जो भी मसला है, जो भी समस्याएं हैं, इस चीज के बारे में हमसे जुड़ा हुआ है, हम इस समस्याओं को, हम इस मुद्दे को उठाएं और हमारी सरकार इसको पूरा करे, ठीक है। अगर सरकार इसको ध्यान नहीं देती है तो हम उसके लिए अनेक प्रकार की हमें विकल्प मिला हुआ है जिससे सरकार के ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अगर हम निरंकुशवाद या राजतंत्र की बात करेंगे, राजतंत्र में सत्ता जो होती है किसी एक व्यक्ति के पास होती है, और सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास होती है, वो सर्वोपरि होता है और उससे जनता के प्रति नहीं जाना, वो जनता से सर्वोपरि होता है और जनता उसे चुनता नहीं है। उसका प्रधान राजा है, राजतंत्र में राजा है तो राजा, प्रजातंत्र में राजा है तो राजा प्रधान होता है, प्रधान है। और ये वंश अनुगत या वंशवाद जो भी है, पुत्र का बेटा पुत्र, ये से चलते रहता है। लेकिन लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र व्यवस्था में हम लोकतंत्र में देखते हैं, लोकतंत्र में 5 वर्ष के बाद ये जनता के पास आना है, इन्हें जनता के पास आना है और जनता इन्हें वोट देगी। अगर ये कार्य उसके प्रति करते हैं तो सही है, नहीं करते हैं तो इन्हें रिजेक्ट कर देगी और इनके स्थान पर किसी और दल या किसी और व्यक्ति को भेजेगी। ये व्यवस्था होती है। तो निरंकुशवाद में समस्या राजा, कुछ व्यक्ति अल्पतंत्र या कुलीन तंत्र, जो कुलीन तंत्र होते हैं, ये उस वक्त कुलीन तंत्र थे, वो बड़े कास्ट, बड़े जाति के लोग होते थे जो राजा महाराजा के संबंधित से जुड़े होते थे। यही इनकी समस्याओं के निदान करते थे या ना करते थे, ये बात। उसके बाद समुदाय, किसी एक विशेष समुदाय सभी समुदायों का निर्णय नहीं कर सकता, सभी निर्णय नहीं कर सकता, क्योंकि जाति, भौगोलिक क्षेत्रवाद, ये सभी समस्याएं जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर कोई चाहे, हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे में आप देखिएगा श्रीलंका में एक समुदाय बेस अधिक थे, ठीक है, सिहाली, जो वहाँ के वो धर्म से बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। वहाँ पर अल्पसंख्यक जो वहाँ पर हिंदू हैं
जो तमिल हिंदू हैं, इन लोगों को व्यापक अधिकार छीन लिया गया, तो अनेक प्रकार की समस्याएं वहां आई। ठीक है, वो बात की बात है, हम नेक्स्ट पढ़ें, देखते हैं। समुदाय, कोई एक समुदाय सभी समुदायों की देखरेख नहीं कर सकता है, ठीक है ना, तो अधिकार सभी के पास होनी चाहिए, किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए। इसीलिए संकल्प है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए, सभी की सहभागिता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सत्ता में साझेदारी, उसके बाद सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये यहाँ आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, यहाँ बेस आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बेस होता है कि सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता असमानता और विविधता, असमानता और विविधता की वजह से, असमानता और विविधता की वजह से अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे हम देखते हैं सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वैचारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब जो समाज में रहते हैं, एक ही समाज के लोग रहते हैं, जातिगत रहते हैं, आर्थिक की समस्या होती है, विचारधारा की समस्या होती है, धार्मिक होते हैं और सांस्कृतिक होते हैं। समाज का निर्माण अनेक, जो समाज है, जो सामाजिक है, ये समाज के निर्माण से होता है। समाज की हर जगह की समस्याएं अलग अलग होती है। ये नहीं है कि हम अगर बिहार में हैं तो मेरा अलग समस्या है, यूपी वाले का अलग समस्या है, महाराष्ट्र वाले के अलग समस्या है। हर सभी का एक प्रकार की समस्या नहीं हो सकती, एक इलाके में रहने वाले लोगों की समस्या एक जैसी नहीं हो सकती है। तो ये समुदाय बेस भी है, ठीक है। उसके बाद हम जातिगत देखते हैं। जाति में तो सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि सब लोग चाहता है कि हमारे जाति के लोग ही पदों को बने रहे, सत्ता में बने रहे। हमारा जो बेस है, कुछ बिहार हम पढ़ रहे हैं, बिहार बेस आज भी कहा जाता है कि ये जातिगत चुनाव पर आधारित है, ठीक है, जातिगत। आप देखिएगा कि समीकरण होता है अनेक, जैसे यादव हो गए, ये MY का फॉर्मूला बना लिए, मुस्लिम और यादव, ऐसे ही अनेक प्रकार के जाति के आधार पर वहाँ के कैंडिडेट जो MLA MP होते हैं उनको वोट दिया जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। और हमारे यहाँ जाति में बटा हुआ है, ठीक है, अनेक प्रकार की जाति है, कई प्रकार की जाति है, तो जाति में बटा हुआ है और इस जाति के कारण समस्या अलग होगा और सभी लोग चाहेंगे कि हमारे जाति का इसमें हिस्सा होनी चाहिए। आर्थिक, कुछ वर्ग होते हैं जो इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से गरीब होते हैं और इनकी समस्या यहाँ धर्म जाति ये नहीं देखा जाता। अब यहाँ पर देखा जाता है कि ये आर्थिक समस्याओं से कैसे निपटा जाए, किस प्रकार हो कि ये हमारा डेवलपमेंट हो। तो यहाँ भी कभी कभी अगर सभी जाति के न रहे, किसी एक जाति का, किसी एक धर्म का सत्ता में बने रहे, तो इसमें क्या होगा, वो अपने जाति या धर्म के व्यक्ति को सहयोग करेंगे और जब सहयोग करेंगे तो क्या होगा, किसी दूसरे जाति या धर्म पिछड़े जाएंगे
जब पिछड़ेंगे तो उनका सहयोग नहीं होगा। और लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र सभी समुदाय, सभी लोगों, एक भी व्यक्ति न छूटे, पूरे देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों का विकास होना चाहिए, लोकतंत्र कहता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर एक जाति है तो अपनी जाति को बढ़ावा देने लगता है, कोई अपने धर्म को बढ़ावा देने लगता है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होता है। और कमजोर होने के कारण विरोध भी होता है। तो हम बार बार अवसर उठता है कि ये धार्मिक लोकतंत्र नहीं, अनाचार का रूप धारण कर लिया। किसी एक समुदाय या किसी एक धर्म, किसी एक जाति के लोग इस पर कब्जा किए हुए हैं, ये समस्या आता है। संस्कृति, वैचारिक, ये वैचारिक में होता है कि विचारधारा से अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रकार की विचारधारा है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, सभी लोगों का अलग अलग विचार है, अलग अलग समस्या, हर व्यक्ति अलग अलग विचार के लोग होते हैं। इस विचार को हम देखते हैं कि कोई उदारवादी होता है, कोई मार्क्सवादी होता है, कोई फांसीवादी होता है, अनेक प्रकार के, कोई उदारवादी होता है, इस प्रकार के होते हैं। तो सभी का अलग अलग विचार होता है और उसी के हिसाब से विकास की बात की जाती है और उस प्रकार के हमें नीति बनती है। धर्म तो सबसे बड़ा समस्या है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये एक सबसे बड़ा धर्म समस्या है कि किसी एक खास व्यक्ति, किसी एक खास धर्म के लोग सत्ता में कब्जा रहे, सत्ता पर बने रहे, बने रहने की वजह से किसी एक वो अपने ही धर्म के लोगों को ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। जब ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे तो जो अल्पमत में है उन पिछड़े रहेंगे। जब पिछड़ेंगे तो लोकतंत्र ये नहीं करता है कि लोकतंत्र की कोई एक बहुसंख्यक है वो अपने अधिकार वो डेवलप करे और वो सत्ता में बने हुए हैं, इसलिए कि लोकतंत्र बहुमत की सरकार होती है। जिसकी बहुमत हो, अगर 100 वोट है तो 100 वोट है तो जिसमें जिसको 51 आया उसी की सरकार बनती है, ये बहुमत होगा। और 49 होता है तो ये अल्पमत में हो जाएंगे। इस अल्पमत में भी बहुत सारे अल्पमत, जैसे धर्म में देखेंगे तो अल्पसंख्यक देखिएगा, अल्पसंख्यक में है मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ये सारे चीज आपके ये अल्पसंख्यक। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो तो लोकतंत्र विफल होने की संभावना बना रहता है। ठीक है। संस्कृति का हम देखते हैं कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इसके भी प्रति आज लोग जागरूक हो रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति है इसके हिसाब से भी हम इलाके की संस्कृति होती है, धर्म में मानने वाले की अलग अलग संस्कृति होती है, जो जाति होते हैं उनकी अलग अलग कुछ मान्यताएं होती हैं। इन मान्यताओं के अनुसार भी हमें बहुत सारे इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में हम अलग अलग प्रकार की संस्कृति देखते हैं। ये इसके अनुसार अगर कोई एक हो, इसलिए आपके देश जो भारत है, भारत देश विभिन्नताओं में एकता है, इसलिए कि जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, ये सारी विविधताएं भरी हुई है आप इस भारत देश में। ठीक है, ये सारी किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो इन सारे कारणों के कारण हमें लोकतंत्र में किसी न किसी रूप में हमें सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी एक देश का किसी एक का होगा तो किसी एक का दिक्कत होगी। उसी तरह भारत में धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि समुदाय की विविधताएं देखते हैं। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इलेक्शन हुआ यूपी का, यूपी में बातें हुई तो बहुत सारे ऐसे हिंदू मुस्लिम करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं
कि जो पोलराइज हो जाए, जो बहुमत, जो बहुसंख्यक है वो एक तरफ हो जाए और हमें उससे लाभ मिले और हम उसका लाभ लेकर हम जीत जाए। अब इससे पहले इलेक्शन हुआ जो उसमें देखिए यूपी में 20-80 की बात हुई, 20-80 की बात हुई, 20 और 80 की बात की गई। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें की जाती है जो अनेक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। इस भारत में धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि समुदाय व्यवस्था देखी जाती है, तो इनकी भी उनमें हिस्सेदारी होनी, साझेदारी होनी चाहिए, जिससे कि सभी समुदाय के लोगों का डेवलप या अपनी बातों को उठा सके, संसद में या राज्यों में विधानसभा में उठा सके और वो अपने समुदाय के लिए विशेष प्रकार की डेवलप की बात किया जा सके। उसके बाद हम देख रहे हैं भारत में दलित और गैर दलित के बीच भेदभाव, जातिगत के आधार पर आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक असमानता भी देखते हैं। हम देखते हैं भारत में ही दलित और गैर दलित, दलित में SC/ST आते हैं जिसे हम हजम कहते हैं, ठीक है, ये सारे लोग आते हैं और इन लोग और गैर दलित में आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो छुआछूत जो अनुच्छेद 17 के अनुसार छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, लेकिन आज भी दलित और गैर दलितों को भेदभाव में देखने को मिलता है, ठीक है। जहां भी हम देखते हैं दलित इनकी जातिगत के साथ आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक रूप में ये पिछड़े हुए थे। जब ये पिछड़े हुए हैं तो इनकी बातों को, इनकी समस्याओं को उठाने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में कोई ना कोई होना चाहिए। इसलिए भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनकी भी आवश्यकता है, इनको भी वहां, ठीक है। तो भारत में दलितों और गैर दलितों के बीच भेदभाव जाति के आधार पर, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर, इसलिए कि ये पिछड़े हुए और ये दलित बस्तियों से आते हैं, जिसके कारण शैक्षिक, इनका आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक तीनों में ये पिछड़े हुए हैं। और जब ये पिछड़े हुए हैं तो जो गैर दलित हैं, जो उच्च कास्ट वाले हैं, ये इनके मुद्दे को तो उठा नहीं सकते हैं, कम बेस उठाएंगे, लेकिन जिस जगह से ये आते हैं तो अपनी बातों को ये अच्छे तरह से विधानसभा, लोकसभा में, राज्यसभा में रख सकते हैं और सरकार के सामने अपने बातों को रखकर अपने समुदाय के लिए विशेष डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, जिससे इनकी विकास हो सके, अन्य समस्याओं को समाधान हो सके। उसी प्रकार इससे लोकतंत्र के सफल संचालन पर दुष्प्रभाव होता है। अगर इस प्रकार का हम भेदभाव करते हैं, अगर इसमें हम इस सारी चीजें में भेदभाव करते हैं, जब भेदभाव करेंगे तो यहाँ क्या होगा, लोकतंत्र में दुष्प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र ये भेदभाव की बात नहीं करता, वो कहता है कि सभी का सहयोग होनी चाहिए, साझेदारी होनी चाहिए, सभी प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है, ताकि समाज या राज्य के प्रत्येक वर्ग, समुदाय या इलाके के पर्याप्त सशक्त बना रहे और मजबूत बना रहे और लोकतंत्र डेवलप करे। अगर ये समस्याएं हैं, इसी समस्याओं को निदान करने के लिए हमें सत्ता में, शासन में हमें साझेदारी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं सत्ता में साझेदारी का स्वरूप किस प्रकार का होता है। सत्ता में साझेदारी ये तो क्यों होता है, आवश्यकता क्यों है, संकल्प क्यों है, इसलिए कि सभी समस्याओं का किसी एक के प्रकार में, एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी समस्याएं होती हैं, वो अपने आप को एक अधिकार मानता है, इसलिए लोकतंत्र सभी के पास होना चाहिए, न कि किसी एक के पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये जानना नहीं था। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसी के चलते सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, वैचारिक, धार्मिक, संस्कृति,
धर्म ये आधार पर, धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि, और दलित और गैर दलितों के आधार पर भी हमें। उसके बाद हम देखते हैं इसमें लोकतंत्र का सफल संचालन, अगर इस प्रकार की नहीं है तो लोकतंत्र के सफल संचालन नहीं किया जा सकता है। पक्षपात होता है, लोकतंत्र पक्षपात की बात नहीं करता है, सभी का विकास की बात करता है, एक एक व्यक्ति की बात करता है, आखिरी व्यक्ति तक का वो करता है कि सभी का विकास होनी चाहिए। इसलिए सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता पड़ती है। अब है सत्ता में साझेदारी की स्वरूप और उसका स्वरूप जो स्ट्रक्चर है किस प्रकार होनी चाहिए। तो सरकार भी जो सरकार का निर्माण होता है वह भी अलग अलग स्तर पर होता है। उसके बारे में हम जाने कि वहाँ भी जैसे इसकी तो आवश्यकता हो गई है, तो फिर भी वहाँ समस्या का समाधान अच्छे तौर से होगा। तो उसका स्वरूप सत्ता में साझेदारी का स्वरूप कैसे होगा। सरकार का क्षेत्र जो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका आप समझ रहे हैं, न्याय से संबंधित विधायिका, विधायिका को हम एमएलए या एमपी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम विधायक कहते हैं, और सांसद कहते हैं, ये हो गए। तो ये सब के सब विधायक कहा जाता है। और कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं जो भी मंत्री होते हैं, मंत्री और सचिवालय के अंदर आते हैं मंत्री, ये सारे कार्यपालिका के अंदर आते हैं। तो इनका अलग अलग काम है। कार्यपालिका के द्वारा कानून बनाया जाता है और विधायिका के द्वारा इन सारे समस्या का विधायिका के द्वारा उठाया जाता है, समस्या उठाई जाती है कि इस सरकार जो भी सरकार में रहता है, सत्ता में रहता है, जो सत्ता में रहता है, जो सत्ता में रहता है वही कार्यपालिका का निर्माण करता है, निर्माण करता है, ठीक है। अब विधायक, एमएलए, एमपी अपने अपने जब विधानसभा या सांसद चलता है तो वहाँ अपने अपने क्षेत्र के जो एमएलए होते हैं वो राज्य स्तर पर उठाते हैं, जो एमपी होते हैं वो केंद्र स्तर पर उठाते हैं, जहाँ पर कार्यपालिका का ध्यान आकृष्ट करके उसको कानून बनाया जाता है और वो कानून फिर विधायिका में आता है और यहाँ 1/3 से पास होता है। और पास होने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा साइन होने के बाद उसके बाद ये देखा जाता है अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो न्यायपालिका ये जांच करता है कि ये जो नियम बना है वो संविधान के अनुसार है कि नहीं है। इस चीज को वो देखता है। वो चीज को वो देखता है, ठीक है। ये हुआ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। उसके बाद आते हैं सरकार का श्रेणीबद्ध गठन, ठीक है। भारत की केंद्रीय सरकार, अब देखिए ये तो सरकार जो सत्ता में साझेदारी, ये सत्ता की साझेदारी है, तो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, बांट दिया गया है कि आप अपना कर। इनका काम है कि निगरानी करना कि ये जो कानून बनाते हैं वो सही है कि गलत है, और इनका काम है कि कानून को उठाना, समस्याओं को उठाना जो इनके क्षेत्र में है, डेवलप करने की बात जो इन क्षेत्र में या इनके जो जनता जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र के लोगों का क्या डिमांड है वो चीज को ही उठाते हैं। कार्यपालिका इसको बनाती है और ये जांच करती है कि ये सही है कि नहीं है संविधान के अनुसार। उसके बाद देखिए कि सरकार का जो गठन होता है ये भी स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। देखिए भारत के केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार होते हैं, राज्य सरकार के बाद जिला स्तर पर
जनपदीय होते हैं या नगर परिषद या नगर निगम होते हैं, गांव स्तर पर पंचायत होते हैं। ये भी एक तरह से सत्ता की साझेदारी को बांट दिया गया है कि केंद्र लेवल पर सरकार होगी जो केंद्र पूरे देश के बारे में सोचेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातों पर स्तर पर वो डेवलपमेंट और समझौता की बात करेगी। ठीक है, रिलेशनशिप जो संबंध होते हैं अन्य देशों से, वो काम है हमारा केंद्र सरकार का। पूरे देश में देखना, देश के राज्यों को राज्यों के सरकारों को भी ध्यान देना और पूरे विश्व से वार्ता करना, समझौता करना, डेवलपमेंट की बात करना, अपने आर्थिक विकास की बात करना, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करना, आयात निर्यात की बात करना, ये केंद्र सरकार। उसके बाद राज्यों की राज्य सरकार जो है ये आपके जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, जो राज्य होते हैं इनका काम है सिर्फ राज्य के अंदर जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को समाधान करना। ठीक है, इसके लिए सहयोग केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उस सारे चीजों को डेवलप करती है अपने हिसाब से। तो ये भी एक व्यवस्था है। उसके बाद जिला स्तर पर नगर परिषद, नगर निगम है, इसमें नगर परिषद है, नगर निगम है, और एक छुट्टिया है जो आता है नगर पंचायत। ठीक है, जो आता है नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत भी इसी में आता है। ठीक, इसको हम लोग को पढ़ना है होगा चैप्टर में, नेक्स्ट थर्ड ईयर फॉर्म में हमें पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। वहाँ पे इस चीज को पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा कौन क्या है। अभी हमें समझना है कि सत्ता कैसे बांटा गया। ठीक है, ये तो समझ लिए कि इस आधार पर सत्ता को साझेदारी होनी चाहिए। अब सरकार का जो निर्माण होता है इस आधार पर होता है। जिला स्तर को सहयोग देता है कौन? राज्य देता है, नगर परिषद, नगर निगम ये अपने जिले के जो भी होते हैं वो मेयर होते हैं और वहाँ का, तो ये लोग अपने डेवलप करते हैं। उसके बाद हम पंचायत में, गांव में आते हैं। गांव स्तर पर पंचायत बना हुआ है जहाँ मुखिया होते हैं, सरपंच, पंच होते हैं, वार्ड होते हैं। ये लोग उस स्तर की समस्याओं को उठाते हैं और डेवलप की बात करते हैं और डेवलप होता है। तो ये सारी के सारे बटा हुआ है। ये सेनेरी पिरामिड की तरह है। विकेंद्रीकरण माने केंद्रीकृत नहीं, एक में सत्ता में एक व्यक्ति में निहित नहीं है, ये सारे लोगों में बांट दिया गया, हर जगह इसको बांट दिया गया है, श्रेणीबद्ध है, विकेंद्रीकृत कर दिया गया है। ठीक है, अब आते हैं सामुदायिक सरकार के होते हैं। ये तो हो गया सरकार का श्रेणीबद्ध गठन। ये सरकार और समुदाय, जो समुदाय है ये सारे के सारे, इनके बारे में क्या सरकार ने सिर्फ गठन के आधार पर, प्रतिनिधियों के आधार पर भी साझा की है। सरकार का जो निर्माण होता है लोकतंत्र में जनता चुन के भेजती है अपने प्रतिनिधि, अपने बदले में प्रतिनिधि, जिसे एमएलए, एमपी, ठीक है, इन लोगों और जो भी मुखिया होते ये सारे लोग जो है वो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुने गए हैं और वो जनता के नाम पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, इन प्रतिनिधियों में जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं और इन समुदायों में प्रतिनिधि के आधार में भी हमें रिजर्वेशन आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था किया गया। आप देखिएगा अक्सर SC/ST सीट को रिजर्व किया गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा SC/ST सीटों को रिजर्व कर दिया गया है, इसलिए कि यहाँ पर दलित जो होते हैं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक, ये दोनों में
पिछड़े हुए हैं, डेवलपमेंट की बहुत कमी है, आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए इन्हें इनकी प्रतिनिधित्व के लिए कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य जहाँ भी व्यवस्था हो वहाँ भी इनके लिए रिजर्व कर दिया गया है सीटों की। ठीक है, तो कम संख्या वाले समुदायों की भी सरकार में प्राप्त भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि केवल बहुसंख्यक समुदाय की संख्या बल का दुरुपयोग कर अपने हितों का सर्वन न करे। कभी कभी होता है कि बहुसंख्यक जो ज्यादा लोग हैं, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक, बहुसंख्यक मतलब ज्यादा, अब ज्यादा लोग हैं तो अब अपने बारे में ज्यादा सोचेंगे, अपने समुदाय के बारे में ज्यादा सोचेंगे कि हम इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो हमें वोट मिलेगा। एक ही भी सेंस होता है कि वोट मिलेगा, वोट जब मिलेगा तो उनको तो इनसे हमको जितना हारना नहीं है, इसलिए हमें वोट के लिए हम क्या करते हैं, बहुसंख्यक को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ज्यादा वैल्यू देते हैं और उनका विकास, उनके हर बातों को मानते हैं। जिनमें क्या होता है कि जो कम होते हैं उनकी प्रतिनिधित्व धीरे धीरे समाप्त होती है और वो पिछड़े के पिछड़े ज्यादा रह जाते हैं, पिछड़े रह जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसलिए भारत में समय समय, ठीक है, एंग्लो इंडिया, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये हो गया एससी और ये हो गया एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं, एसटी, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है। ये लोग आदिवासी भी हम जिसे कहते हैं, इन्हें अनुसूचित जनजाति, एससी जिसे हम दलित से संबोधित करते हैं, ठीक है। ये तो दोनों आप जान रहे हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनके लिए एससी और एसटी के लिए हर जगह हर क्षेत्र रिजर्व होता है, ठीक है। ये एक चीज है जो सबसे बड़ी चीज है। एंग्लो इंडिया किसे कहते हैं? एंग्लो इंडिया, देखिए हमारा देश, हमारा संविधान, लोकतंत्र कितना व्यवस्था किया हुआ है कि इनको भी नहीं छोड़ा है, इनकी भी प्रतिनिधित्व होती है वहां। टोटल हम देखते हैं, ठीक है, लोकसभा में लोकसभा में 543 सीट है, जो ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत का प्रत्यक्ष रूप से। यहाँ जनता डायरेक्ट इनको क्या करती है, वोट करती है। कौन? जनता इनको डायरेक्ट वोट करती है। ये 543 में चुन आते हैं, लेकिन 543 में अगर एंग्लो इंडिया का 2 सीट है, ठीक है, 543 प्लस 2, ठीक है, अगर इसमें 543 में से चुन के एंग्लो इंडिया प्लस मान लीजिए, एंग्लो इंडिया कैसे करते हैं, एंग्लो इंडिया उन्हें कहते हैं जो, जब हमारा देश गुलाम था तो गुलाम किसके अंडर में था? ब्रिटेन के अंदर में। तो हुआ क्या, जब हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हमें प्राप्त हुई, तो उस वक्त बहुत सारे जो भी आए थे इंग्लैंड के, जो भी थे कर्मचारी, रहने वाले, घूमने वाले, जो भी शासन करने वाले अधिकारी, ये लगभग चले गए, लेकिन कुछ लोग यहीं पर रह गए, ठीक है, यहीं पर रह गए, जैसे हम NRI कहते हैं, नॉन इंडियन रेसिडेंट,
एनआरआई उन्हें कहते हैं जो पहले भारत में रहते थे और भारत की नागरिकता छोड़कर जाकर कहीं दूसरे देश में नागरिक ले लिया। ये लोग गए नहीं कहाँ, ब्रिटेन। ये लोग ब्रिटेन नहीं गए। ये कौन है? ये लोग इंग्लैंड के निवासी हैं जो भारतीय जो भारत के नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं या नागरिक हैं, ठीक है। ये एंग्लो इंडिया उन्हें कहते हैं जो अंग्रेज चले गए, जो यहाँ रह गए, उन्हें हम एंग्लो इंडिया कहते हैं। ये भारतीय नागरिक हैं, उन्हें एंग्लो इंडिया। अगर इनकी प्रतिनिधित्व तो जीत के नहीं, इनकी बहुत संख्या कम है। अगर जीत के कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडिया की नियुक्ति की जाती है। उन्हें इससे ये होता है कि इनकी भी प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो लोकतंत्र में किसी को नहीं छोड़ा जाता है, किसी की, क्योंकि ये साझेदारी के चलता है, जिसे सभी को लगता है कि हम भी स्वतंत्र हैं, हमें भी हर सत्ता में हमारा भी योगदान है, हमें भी वो हक है, ठीक है। इस प्रकार समुदायों को एवं प्रशासनिक हिस्से प्राप्त हो सकते हैं। ये हो गया। अमेरिका में भी आजकल बहुत सारे चल गए हैं, वहां भी देखते हैं। अमेरिका में अफ्रीकियन, स्पेनिश और रेड इंडियन। ये अमेरिका अफ्रीकन तो समझ रहे हैं कि अफ्रीका के जो निवासी होंगे, ठीक है, अमेरिका में रह गए होंगे जो अफ्रीका के स्पेनिश वाले होंगे। यहाँ पर आप बराक ओबामा के नाम सुने होंगे, जो हमारे वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ये जो थे, ये किस पर कहाँ के थे? ये अफ्रीकी निवासी थे और अमेरिका में इनका जो भी जो भी आया उनका निवास कर लिए होंगे और नागरिकता वहाँ की प्राप्त कर ली और इन्हें भी वहाँ अधिकार मिला और ये राष्ट्रपति बने। तो इसके मतलब राष्ट्र इनका भी अधिकार वहाँ मिला। ये भी राष्ट्रपति बने, ठीक है, बराक ओबामा। और रेड इंडियन उन्हें कहा जाता है जो वहाँ का मूल निवासी हैं। कहाँ के? वहाँ के मूल निवासी हैं जो जंगलों में आदिवासी, जैसे आपके यहाँ जो अनुसूचित जनजाति होती है, वहाँ रेड इंडियंस कहा जाता है। इसलिए कोलंबस गए थे तो जहाँ पहुँचे वहाँ पर सबसे पहले रेड इंडियन का ही नाम संबंधित, ये वहाँ का मूल निवासी है। वहाँ भी आज अमेरिका में भी इन्हें कुछ आरक्षण मिलने लगा। और इस प्रकार हम देखें लोकतंत्र में सत्य की साझेदारी, ठीक है, सत्य में साझेदारी, ये चीज सत्य में साझेदारी की संकल्प क्यों है? क्योंकि सभी के पास होनी चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी? इन सब कारणों के कारण हमें सत्ता में साझेदारी के कारण पड़ी। सत्ता में साझेदारी के स्वरूप आप देखिए, किस प्रकार की सरकार बनती है और किस प्रकार के वहाँ न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका होता है, और सरकार का गठन किस प्रकार का होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला स्तर पर, गांव स्तर पर पंचायत होता है, और सामुदायिक स्तर के और सामुदायिक सरकार की अवधारणा पर भी हम जनप्रतिनिधियों का भी आरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण हम देख सकते हैं एंग्लो इंडिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अमेरिका में भी दिया गया है, जिसे बराक ओबामा के हम नाम सुने हुए हैं, ठीक है। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास इसका अगला भाग हम देखते हैं, पढ़ाएंगे।